नमस्कार साथियों, कड़कड़ाती सर्दी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। कक्षा 12 की राजस्थान पीजीटी और टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जो जितने टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं इनमें से स्पेशली एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 यही है। चलिए पार्ट 1 को शुरू कर लेते हैं। देखिए बीट और बाइट में डिफरेंस लास्ट ईयर नवोदय के अंदर प्री बोर्ड में आया था। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको स्लो में पढ़ाऊंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए बीट और बाइट। तो बीट का मतलब क्या है? बीट का मतलब है एरिया। जैसे मान लो कि आप किसी गांव में घूमने गए हो तो वहां पे लिखा होगा बीट कांस्टेबल, किसी पुलिस चौकी के बाहर लिखा होता है बीट कांस्टेबल कॉन्टेक्ट नंबर। तो बीट का मतलब है एरिया। जैसे कि मान लो कि आप में से किसी का इंटरेस्ट है फोटो वोटो खींचने का, किसी का इंटरेस्ट है मान लो कि सिनेमा देखने का, किसी का इंटरेस्ट है मान लो कि शेयर मार्केट में, किसी का इंटरेस्ट है मान लो कि स्पोर्ट्स के अंदर। तो बीट में क्या होता है कि रिपोर्टर का जो इंटरेस्ट होता है उसको उसी एरिया की रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका बीट कहलाएगा। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो संवाददाता की रुचि के अनुसार जो क्षेत्र उसको मिलता है समाचार लाने के लिए वो क्या कहलाएगा? बीट कहलाएगा। तो याद रखना, रुचि के आधार पे जो क्षेत्र विभाजित किया जाता है वो बीट होता है। तो बीट को भूलना मत, क्योंकि बीट कांस्टेबल आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो बीट क्या है? एरिया। जैसे आपका एरिया है, मान लो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको भी आप कह सकते हो कि मेरा बीट ये है, ताकि आपको एग्जाम में ये बीट एग्जाम तक आपको 100% याद रह जाए। चलिए आप देखो बाइट, बीट और बाइट दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीट का समझ में आ गया। अब एरिया, अब देखो जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने ऐसे बाइट किया इसको। ठीक है, बाइट का संबंध किससे है? अपने फेस से। किससे है? अपने फेस के साथ है। ठीक है, तो फेस मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मुंह से है, तो मुंह से क्या होता है? स्टेटमेंट निकलता है। तो याद रखना बाइट का यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे कोई घटना घट रही है और रिपोर्टर वहां पे जाता है, वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, तो वो लोग क्या है? प्रत्यक्षदर्शी है। तो रिपोर्टर क्या करेगा? जैसे बताइए सर आपने क्या देखा, बम कैसे फटा, आग कैसे लगी, पानी कैसे गिरा, जो भी है वो सारे के सारे स्टेटमेंट वहां से लिए जाएंगे। तो याद रखना कि प्रत्यक्षदर्शी के जो कथन होते हैं वो क्या कहलाएंगे? बाइट कहलाएंगे। समाचार पत्रों के दौरान किसी प्रत्यक्षदर्शी के जो कथन लिए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? बाइट कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अभी मान लो कि आपकी स्कूलों में परीक्षा की चर्चा होने वाली है, इसके दौरान आपकी कुछ क्लिप्स और आपके छोटे छोटे स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड करके आगे भेजे जाएंगे, तो वो भी आपके क्या हुए? बाइट हुए। तो जब भी आप परीक्षा पे चर्चा पीपीसी 2024 के दौरान अपनी स्टेटमेंट दो तो याद रखना कि आपने एक बाइट वहां पे कथन के रूप में दिया है। चलिए देखो बीट और बाइट कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब देखो जोरगन्स। देखो एक वर्ड मैंने बोला है जारगन्स, वैसे जा नहीं है, ये देखो थोड़ा सा इसके ऊपर ये, तो जारगन्स। तो देखो जॉर्गन्स ऐसा हम बोल सकते हैं, इसको जोर आ रहा है, जोरगन्स यानी कुछ जोर आ रहा है। ट्रिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। जोरगन्स, मान लो कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने के दौरान आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो आपके लिए क्या होंगे? जोरगन्स होगा। यानी न्यूज़पेपर की वे टर्म्स, वे शब्द या वे शब्दावली जो आपको आमतौर पे जो पाठक है यानी जो कॉमन जो आपके रीडर्स हैं उनको उसका मीनिंग नहीं पता, तो वो क्या कहलाएंगे? जोरगन्स। यानी कुछ टिपिकल वर्ड्स जिनका मीनिंग आम जनता को पता नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रेफरेंडम। आज से 7-8 साल पहले रशिया के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था, न्यूज़पेपर में वर्ड आया रेफरेंडम। 80% लोगों को पता ही नहीं था कि रेफरेंडम होता क्या है। तो उसी न्यूज़पेपर में बाद में बताया भी गया था कि रेफरेंडम का मतलब होता है जनता के द्वारा किसी चीज पे वोटिंग करना। तो इसी प्रकार के जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर के अंदर वे शब्दावली या वे वर्ड्स जो आमतौर पर पाठक को उनका मीनिंग नहीं पता है, तो वो क्या कहलाएंगे? जोरगन्स कहलाएंगे। यानी क्लिष्ट शब्द, ठीक है, कठिन शब्द जिनका मीनिंग आमतौर पर पाठक को पता नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, पत्रकार थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आएगा क्वेश्चन कि पत्रकार क्या होते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंगर कौन सा पत्रकार है या फ्रीलांसर कौन सा है। चलिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप सभी को देता हूं। जैसे स्पेशली केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको तो पता भी होगा कि देखो 3 तरह के टीचर आपके स्कूल के अंदर आते हैं। एक होता है परमानेंट टीचर, एक होता है कॉन्टेक्चुअल टीचर, और एक टीचर होता है जब आपके पास परमानेंट टीचर भी नहीं है, कॉन्टेक्ट टीचर भी नहीं है, फिर बाहर से कोई एक टीचर आता है, वो एक क्लास करता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है। तो इसी के आधार पर हम चलो आज हम पत्रकार देखेंगे। देखो परमानेंट टीचर क्या होता है कि जो होता है वो उसी स्कूल यानी उसी संगठन से जुड़ा होता है और अपना पूरा टाइम उसी स्कूल को देता है, और उसकी जो सैलरी होती है वो भी इंक्रीज होती है, उसकी जो नियुक्ति है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी परमानेंट है, यानी उसको हटाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से पत्रकार भी 3 प्रकार के हैं।
पूर्णकालिक यानी परमानेंट, पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए यानी परमानेंट, अंशकालिक, अंश मतलब थोड़ा, काल मतलब समय यानी थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में है फ्रीलांसर। तो देखो पूर्णकालिक में क्या होता है कि वो पत्रकार जो किसी समाचार के अंदर परमानेंटली काम करे, पूरे समय के लिए काम करे, और उसकी सैलरी हर साल इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। अब देखो अंशकालिक यानी इसको स्ट्रिंगर बोलते हैं। देखो फ्रीलांसर एग्जाम में आ गया है, स्ट्रिंगर अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। तो स्ट्रिंगर जो वर्ड है वो आपके लिए नया है, और स्ट्रिंगर जो वर्ड है वो 100% इस बार एग्जाम में पूछे जाने के उसके चांस है। तो अंशकालिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। क्या होता है, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है कि आपको 1 साल के लिए लगभग 40,625 रुपए आपको मिलेंगे, आपको हमारे न्यूज़पेपर में काम करना है। ठीक है। तो वो होगा अंशकालिक, यानी इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, इनकी सैलरी फिक्स होती है। तो वो क्या होगा, अंशकालिक होगा, यानी फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, नियत समय के लिए और निश्चित भुगतान के आधार पर। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो याद रखना, निश्चित भुगतान के आधार पर काम करने वाले पत्रकार क्या कहलाएंगे, निश्चित समय के लिए अंशकालिक कहलाएंगे, और अंशकालिक को कहेंगे स्ट्रिंगर। ये वर्ड मत भूलना, स्ट्रिंगर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखो, फ्रीलांसर क्या हुआ, लिखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। हाँ आगे देखो, फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर जो है वो, हाँ ये एग्जाम में आ गया है, स्ट्रिंगर वाला अभी नहीं आया है। हाँ ये वाला अभी तक नहीं आया है, ये आ गया एग्जाम में। ये आया था 2021 के अंदर, बोर्ड के अंदर। हाँ ठीक। अब देखो फ्रीलांसर, तो साथियों फ्रीलांसर क्या है, फ्रीलांसर के अंदर क्या होता है कि वो फ्री होता है। जैसे हम स्कूल की बात करें, जैसे मान लो परमानेंट टीचर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी नहीं है, तो एक टीचर क्या होगा, बाहर से एक टीचर आएगा, वो अपनी स्कूल में भी पढ़ाएगा। जैसे मान लो नवोदय में भी पढ़ा दिया 2 पीरियड मान लो कि वो प्रागज्योति का कोई स्कूल है वहां पे लेके आ गया। मान लो कि 2 पीरियड वो बाल साधना है वहां लेके आ गया, और मान लीजिए कि 2 पीरियड है वो तुम्हारी कौन सी स्कूल है, हाँ जैसे मान लो कि वो इंडियन स्कूल में भी 2 क्लास लेके आ गया। तो यानी सारे स्कूलों में 2-2 पीरियड उसने लिए, और किसी स्कूल में 500 रुपए, किसी से 600 रुपए, किसी से 1000 रुपए, मतलब कुल जो भी उसका इनकम हुआ, तो वो क्या है, फ्री है। तो फ्री का मतलब क्या है, अगर हम उसको बात करें, यानी वो फ्रीलांसर टीचर की अगर हम बात करें पत्रकार के रूप में, तो वो पत्रकार जो भुगतान के आधार पे है, निश्चित भुगतान नहीं है उसका, जो उसका भुगतान है वो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिख रहा है। जैसे यहाँ से उसको 500 रुपए मिल गए, कहीं से उसको 2000 मिल गए, कहीं से 3000 मिल गए। तो यानी अलग अलग पत्रकारों के लिए काम करने वाला पत्रकार क्या कहलाएगा, फ्रीलांसर कहलाएगा। फ्रीलांसर का मतलब क्या है, वो फ्री है, एकदम फ्री है। ठीक है। इस बार इस साल के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रिंगर वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो नेट साउंड। नेट साउंड, जैसे मान लो मैं आपकी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। अभी यूट्यूब की क्लास के दौरान मैं खेत के अंदर क्लास कर रहा हूँ, और खेत के अंदर मान लो कि चिड़ियाएं चहक रही हैं या कुछ और हो रहा है। ठीक है। तो इस दौरान कुछ साउंड आपको भी सुनाई देंगी, मुझे भी सुन रही हैं और आपको भी सुनाई देंगी, तो वो क्या होंगी, नेट साउंड होंगी। तो नेट साउंड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने गया और वो रिपोर्टिंग कर रहा है, और उस दौरान जो पीछे की बैकग्राउंड की जो साउंड आपको सुनाई दे रही है वो क्या कहलाएंगी, नेट साउंड। जैसे मान लो कि वो गोवा के बीच के ऊपर रिपोर्टिंग करने गया और पीछे से लहरों की साउंड आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, नेट साउंड कहलाएगी। जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई और बार बार आवाज आ रही है, सायरन की आवाज आ रही है, या पुलिस कह रही है पीछे हटो पीछे हटो, वो जो साउंड आपको रिपोर्टिंग के दौरान सुनाई देंगी वो क्या कहलाएंगी, नेट साउंड। नेट का मतलब होता है शुद्ध, तो वो शुद्ध साउंड, समझ गए ना, जो आपको रिपोर्टिंग के दौरान पीछे से बैकग्राउंड की जो आने वाली जो आवाजें हैं वो क्या कहलाएंगी, नेट साउंड कहलाएंगी। तो एक बार दोबारा बता देता हूं कि पृष्ठभूमि से आने वाली साउंड या जो शोर है वो क्या कहलाता है, वो नेट साउंड कहलाता है, यानी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6 ककार। आगे देखिए एक वर्ड है 6 ककार। तो 6 ककार कौन कौन से होते हैं, मैं एक बार 6 ककार का आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अगर कुछ पूछे जाएंगे तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 6 ककार। फिर बता रहा हूं 6 ककार क्यों इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ककार का मतलब होता है कैकार, यानी कै लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड है वो, जैसे क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। देखिए मान लो कि ये आपके सामने 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, यानी 6 ककार, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे।
तो इसमें साथियों एक बात जरूर ध्यान रखो कि ऊपर वाले जो 4 ककार है, देखो उनका वन वर्ड आंसर आएगा। क्या आएगा? वन वर्ड आंसर आएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? सूचनात्मक। ये वाले कौन से हैं? सूचनात्मक। सूचनात्मक। तो ये वर्ड मत बोलना, एग्जाम में आएगा आपके एमसीक्यू की निम्न में से सूचनात्मक ककार नहीं है। अब आपने 6 ककार तो रट लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूचनात्मक ककार कौन से। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, क्या, जैसे मान लो कि कहीं आग लगी तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे चलो आज बर्फबारी के बारे में बात कर लेते हैं। आज राजस्थान में खूब सर्दी है। देखिए, क्या, बर्फ गिरी। क्या हुआ? बर्फ गिरी। कौन था? अब कौन था मतलब उस इंसिडेंट में कौन प्रभावित हुआ, जो भी था। जैसे मान लो कि 2 आदमी बर्फ में दब गए। कौन? 2 लोकल आदमी, 2 गांव के आदमी। कब? रात की 9 बजे। कहा? राजस्थान में। गिरी नहीं है बट हम गिरा सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखो वन वर्ड आंसर आ रहा है। क्या हुआ? बर्फ गिरी। कौन थे? गांव के 2 आदमी थे। कब हुआ? रात की 9 बजे हुआ। कहां? राजस्थान में, ठीक है। कड़कड़ाती सर्दी में बढ़िया एग्जांपल है। आगे देखो, क्यों और कैसे। क्यों गिरी? क्योंकि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं रुकी नहीं रही थी और पारा है वो बहुत नीचे चला गया, माइनस में चला गया और बहुत भयंकर ठंड की वजह से बस बादलों का टाइम था और बादलों ने धीरे धीरे क्या किया? बर्फ गिरा दी। कैसे गिरी? स्लो मोशन में आई, व्हाइट कलर की थी, ऐसे गिरी, ऐसे चली, जो भी हुआ। और जो आदमी घूम रहे थे उनके ऊपर गिरी, आदमी चल नहीं पाए, इसलिए वो उसके अंदर दब गए। तो देखो नीचे वाले 2 ककार है ना, इनका जो आंसर हो रहा है ना वो एक बड़ा आंसर हो रहा है, यानी खूब बड़ा हो रहा है। हंस क्या रहे हो रहे? एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है ये एग्जाम्पल है, आपको फिट बैठेगा दिमाग में। यानी जो बड़ा वाला जो आंसर आ रहा है वो किससे आ रहा है? क्यों और कैसे से आ रहा है? तो इसको हम कहेंगे विवरणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, ये कहेंगे इसको, ठीक है। और ऊपर वाला होगा सूचनात्मक या तथ्यात्मक। तो याद रखना 6 ककार कौन कौन से हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 6 ककार नहीं है। तो एक बार रट लो कौन कौन से। क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। फिर इनमें से आएगा कि निम्न में से विवरणात्मक ककार कौन कौन से हैं। तो आपको याद रहेगा कि जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिटेल से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो होंगे क्यों और कैसे। देखो इनका आंसर जो निकल रहा है वन वर्ड में निकल रहा है। इनका जो आंसर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? बहुत बड़ा निकल रहा है, ठीक है। चलिए ये तो आपका अब कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप देखिए 6 ककार हो गया। उल्टा पिरामिड शैली, जो उल्टा पिरामिड शैली वो क्लास के सबसे लास्ट में कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं क्लास के लास्ट में एक बार आपको कराऊंगा, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। चलिए एडवोकेसी पत्रकारिता। देखो एडवोकेसी पत्रकारिता नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है एडवोकेसी। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील। और वकील क्या करता है? चाहे आप गलत हो चाहे सही हो, वो तो आपको हमेशा पक्ष देगा। तो एडवोकेसी से याद रखो कि जो कुछ ना कुछ पक्ष करे, कुछ ना कुछ मतलब किसी चीज का पक्ष ले। तो एडवोकेसी पत्रकारिता में क्या होता है कि जो समाचार वाले होते हैं वो क्या करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर इस तरह से ब्रेन वॉश करेंगे कि लोगों का जो जनमत है, यानी जो लोगों का माइंड है, वो उसकी ओर झुकने लगेगा, वो उसको उस नजरिए से देखने लगेंगे। तो एडवोकेसी पत्रकारिता में होता है। इसको पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। यानी सरकार का या किसी विषय के ऊपर जब समाचार वाले फुल डिटेल के साथ जनमत को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाएगी। चलिए आगे देखिए, एक वैकल्पिक पत्रकारिता मैं साथ में बता देता हूं, उसके बाद में ये 2 करवाऊंगा। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब क्या है? विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शन। तो वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहेंगे कि जैसे मान लो कि अभी बीजेपी का है और बीजेपी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है या वो बहुत अच्छे से काम कर रही है या कोई और, मतलब कि विकल्प का मतलब क्या है? ऑप्शन। यानी जो सरकार वर्तमान में है और उसके विकल्प में क्या हो सकता है, यानी उसके हम कोई ऑप्शन वहां पे रख सकते हैं क्या? तो वो वाली पत्रकारिता क्या कहलाएगी? वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाएगी। यानी विकल्प को लेकर जो पत्रकारिता चलती है कि हाँ इसके रिगार्डिंग ये वाला विकल्प ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या कहलाएगी? वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाएगी। ये दोनों टॉपिक 11th में आते हैं, लेकिन कई बार 12th में एमसीक्यू के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता। चलिए पीठ पत्रकारिता देखो बहुत बड़ी बात है, और जो पेज 3 पत्रकारिता ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पीठ पत्रकारिता। पीठ का मतलब क्या होता है? येलो। येलो देखो एक ट्रिक देखो, येलो कब होता है आदमी का फेस? जब वो डरता है तो उसका फेस कैसा होता है? पीला पड़ जाता है ना। तो येलो पत्रकारिता क्या है? यानी सनसनी और तहलका मचा देने वाली खबरें क्या कहलाएंगी?
क्या कहलाएंगी? पीठ पत्रकारिता। जैसे बम फटा 10 मरे 20 घायल, एक सनसनी फैल गई ना, या कि उस गांव में शेर आ गया है तो पूरे गांव में क्या होगी? दहशत फैल जाएगी। यानी दहशत पत्रकारिता, दहशत फैलाने वाली सनसनी खबरें और जो तहलका मचाने वाली खबरें होंगी वो क्या कहलाएंगी? पीठ पत्रकारिता कहलाएंगी। चलिए आगे देखिए, पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 वो वाला क्या है, आजकल तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। पेज 3 के अंदर क्या होता है कि वेब पत्रकारिता के अंदर यानी फिल्मों से जुड़ी हुई, रंगमंच से जुड़ी हुई खबरें जो पेज नंबर 3 पे पहले प्रकाशित होती थी उसको बोलते हैं पेज 3 पत्रकारिता। यानी पेज नंबर 3 पे जो प्रकाशित होने वाली फिल्मों की खबरें पेज 3 कहलाती है। आजकल ऐसा कुछ है नहीं, पहले था ऐसा, तो इसलिए इसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। यानी फिल्म स्टार से जुड़ी हुई खबरें किस में कहलाएंगी? पेज 3 पे आती थी, इसलिए उसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब देखिए समाचार व फीचर, इसका एक ही डिफरेंस मैं बताऊंगा, डिटेल डिफरेंस हम सेकंड क्लास में करेंगे। चलिए अब देखिए समाचार और फीचर में क्या डिफरेंस है। देखो आप समाचार पढ़ते हो, आप बोर हो जाते हो एक टाइम में आके, लेकिन जब आप फीचर पढ़ना शुरू करोगे ना तो उसमें कभी भी बोर नहीं होगे। जैसे मान लो कि आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, अभी विराट कोहली के बारे में कुछ न्यूज आई, हाँ आपने पढ़ लिया, ठीक है, ज्यादा मजा नहीं है। लेकिन मान लो कि आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो और फॉर्चुनेटली आपका बंगला और विराट कोहली का बंगला क्या है? आमने सामने है। आप सुबह शाम विराट कोहली को देखते हो, हाय हेलो होते हो, कभी आप उनकी कॉफी पे जाते हो, कभी विराट कोहली आपकी कॉफी पीने आते हैं, बड़ी आपकी दोस्ती हो गई है, ठीक है। आज से 50 साल बाद, ठीक है, अभी मान लो कि विराट कोहली का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, कोई और बात हो गई होगी, अब कुछ भी करके मान लो विराट कोहली के ऊपर कुछ शुरुआत करते हो, अपने लेख की शुरुआत करते हो कि विराट कोहली कैसे थे, कि अद्भुत प्रतिभा के धनी विराट कोहली, आप ऐसा लिख के अगर शुरुआत करते हो, ठीक है, और उस पर आप अपनी कुछ कहानी बताते हो, उनके बारे में कुछ बताते हो, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? फीचर कहलाएगा। यानी फीचर क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। आप किसी चीज को इंटरेस्ट के रूप में पढ़ते हो, यानी वो एक लेख जो किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी जगह के ऊपर लिखा जाता है और वो ललितात्मक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो वो क्या कहलाएगा? फीचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई लेख लिखा, पूरी जनता उसको पढ़ रही है, बड़ा मजा आ रहा है उनको पढ़ने में, तो वो क्या कहलाएगा? फीचर कहलाएगा। समाचार आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। बस एक भाषा के बारे में बताऊंगा, फीचर की जो भाषा होती है वो रोचक और क्या होती है? कलात्मक होती है, रूपात्मक होती है। लेकिन समाचार की जो भाषा होती है वो क्या होती है? सपाट होती है। बस ये थोड़ा सा आप याद रखना इसके अंदर। चलिए आगे देखिए, विशेष रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विशेष रिपोर्ट क्या है। तो विशेष रिपोर्ट से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने बीट पढ़ा था, बीट, तो बीट और विशेष रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो कि आपने बीट पढ़ा, तो बीट में क्या होता है? किसी इंटरेस्ट के आधार पर रिपोर्टर को वहां पे भेजा गया। जैसे मान लो कि आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट आज मेरे हिसाब से किसी से अछूता नहीं है, तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा लॉस वॉस कुछ नहीं हुआ है, चल रहा है, अभी 2-3 हज़ार रुपये लगा रखे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप देखो, तो ओके, अब देखो विशेष रिपोर्ट, तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लो कि आप में से किसी का इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट है, तो आप वहां गए और वहां से आप न्यूज लेके आए कि कितना पॉइंट शेयर मार्केट नीचे गया, निफ्टी कितना नीचे गया, या किसी जैसे मान लो कि टाटा का जो शेयर है वो कितना नीचे गया, या लोगों को कितना लॉस हुआ, वो सारी न्यूज आप लेके आए और आपकी पब्लिश हो गई, तो वो क्या कहलाएगी? बीट कहलाएगी। यानी आप गए वहां पे रिपोर्टिंग की और आ गए। लेकिन विशेष रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें जो रिपोर्टर होता है उसका माइंड बहुत, मतलब उसके अंदर डीपली एनालिसिस करने वाला होता है, यानी उसका नॉलेज जो होता है ना वो बहुत डेप्थ वाला होता है। वो वहां पे जाएगा और उसकी विशेष रिपोर्टिंग करेगा कि टाटा का शेयर मार्केट है, वो टाटा का जो शेयर है वो डाउन गए तो क्यों गए, कितने लोगों को लॉस हुआ, वो लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, क्या किसी ने पहले एडवाइजरी जारी नहीं की, क्या भविष्य में ऐसा होगा तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। यानी वो रिपोर्टिंग जिसके अंदर हम गहरी छानबीन और पूरे विश्लेषण के साथ हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? विशेष रिपोर्ट कहलाएगी। तो अंतर आ सकता है कि बीट और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो बीट में क्या होगा? सिर्फ रुचि का ध्यान रखा जाता है, लेकिन विशेष रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? छानबीन जो होगी वो गहराई से होगी, यानी इन डेप्थ रिपोर्ट वहां पे बनाई जाएगी। इसके अलावा देखो इसके अंदर 4 इसके भाग होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ, जो कि चौथा है विवरणात्मक। तो खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। तो बस इनमें से जो मैं मेन वाला है वो बता देता हूँ। खोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजी कैसे है? तो एक वर्ड याद रखना, खोजी बना फौजी। फौजी आपको पता है कि फौजी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भाई फौजी? हाँ, तो फौजी कैसे होते हैं? फौजी होते हैं जो समाज में देश की सेवा करते हैं और कभी भी लेट नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करते हैं,
वैसे है आर्मी में थोड़ा बहुत, लेकिन और डिपार्टमेंट को देखते हुए बहुत कम करप्शन है वो फौज के अंदर ही है। तो याद रखना खोजी रिपोर्टिंग में क्या होता है, याद रखना कि खोजी बना फौजी, फौजी बना खोजी। तो भ्रष्टाचार, अनियमितता मतलब इरेगुलरिटी, फौजी कभी लेट नहीं होता, भ्रष्टाचार कभी नहीं करता, और गड़बड़ी उसको पसंद नहीं है। तो 3 वर्ड याद रखना, अनियमितता, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से रिगार्डिंग जो रिपोर्टिंग होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी खोजी रिपोर्टिंग कहलाएगी। यानी सार्वजनिक रूप में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तो वो भ्रष्टाचार इनसे सबसे रिलेटेड काम करेगा, खोजी करेगा। इसके बाद में है इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी गहराई से छानबीन और विश्लेषण और विवरणात्मक, कुछ समझाने लायक है नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। चलिए अब देखिए स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन, स्तंभ का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो रिपोर्टिंग में आप देखो कि जैसे मान लो कि कोई आपका फेवरेट राइटर है, जैसे मान लो कि चेतन भगत हो, आप सभी पढ़ते हो चेतन भगत के बारे में। तो मान लीजिए कि चेतन भगत है और आपको पता है कि उनका जो पॉपुलैरिटी है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा है, समाज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उसके अंदर है। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अपना फेवरेट समाचार पत्र है, जैसे मान लो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो चेतन भगत है उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और उसको कहेंगे कि भैया यार हमारे लिए भी आप कुछ लिखो, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दबाव आपके ऊपर नहीं डालेंगे, आपको जो लिखना है वो लिखो। तो इसमें क्या होता है कि परिभाषा आपको बता रहा हूं, यानी किसी लेखक की जब शैली लोकप्रिय हो जाती है तो उसको समाचार के अंदर एक स्तंभ यानी एक कॉलम उसको दे दिया जाता है, और जो राइटर है वो उसके अंदर अपने थॉट्स लिखने के लिए फ्री होता है। और ये बात जरूर याद रखना, स्तंभ लेखन में आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्या स्तंभ लेखन में जो लेखक है वो अपने विचार डालने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि वो जरूर जरूर स्वतंत्र है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा, उसके ऊपर अगर दबाव डाला जाएगा तो डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर को छोड़कर चला जाएगा। अगर वो न्यूज़पेपर को छोड़ के चला गया तो न्यूज़पेपर का लॉस जरूर जरूर होगा। तो ये बात आप याद रखना कि स्तंभ लेखन में क्या होता है कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम दे दिया जाता है, किसी राइटर को कहा जाता है कि भाई इस कॉलम के अंदर आपका ही लेख आएगा, किसी और का लेख नहीं आएगा। यानी किसी लेखक की जब लेखन शैली लोकप्रिय हो जाती है तो उसको एक स्तंभ दे दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ लेखन बोलते हैं, ठीक है। चलिए डेडलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलाइन 11th का है, लेकिन 12th में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो डेडलाइन का मतलब क्या है, यानी समाचार की वे रिपोर्टिंग जिनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उनको छपना होता है, यानी समय सीमा। जैसे मान लो आज से 15 महीने पहले मान लो कि आलू सस्ते हो गए, अब कह रहे हैं कि आलू सस्ते हो गए, तो अब क्या फायदा, आलू सस्ते हो गए तो 15 महीने पहले सस्ते हुए थे ना। यानी डेडलाइन का मतलब क्या है, एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर उसको न्यूज को छापना होता है, वो डेडलाइन है। उसके बाद में देखिए समाचार के विभिन्न चरण, बस लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। उसके बाद में उल्टा पिरामिड से लिख रहा हूँ, 2 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। चलिए एक बार देख लीजिए समाचार के विभिन्न चरण, यानी टीवी के अंदर जो समाचार होते हैं उनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, जैसे वही अपना एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। जैसे मान लो आप समाचार देख रहे हो और सडनली क्या होता है कि एक स्ट्रिप आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, या रिपोर्टर सडनली एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाती है कि अभी अभी न्यूज मिली है कि राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी, राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी। तो ये क्या बन गई, ब्रेकिंग न्यूज बन गई। उसके बाद में देखो ड्राई एंकर, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। अब अपने पास मतलब सूखा सूखा सा है, कैसे सूखा सूखा है, जैसे मान लीजिए कि रिपोर्टर को अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला, कोई स्टेटमेंट नहीं मिला, कोई ऑडियो क्लिप नहीं उसको नहीं मिली, बस एक न्यूज उसको मिली है। तो जब तक न्यूज में वीडियो नहीं आ जाते, क्लिप्स नहीं आ जाते, पिक्चर्स नहीं आ जाते, तब तक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राई एंकर कहलाएगा। ड्राई एंकर का मतलब है नीरस, यानी वो रिपोर्टिंग जब तक घटना के विजुअल्स नहीं आ जाते और रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई एंकर कहेंगे। चलिए आगे देखो फोन इन, और मान लो अब बर्फ गिर रही है और वहां पे अपना रिपोर्टर चला गया या कोई वहां से कॉल करके, जैसे अपने आज तक समाचार को बता रहा है कि सर बहुत बढ़िया बर्फ गिरी है, लोग मनाली की तरह यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो वो ऑडियो कॉल हम जहां पे सुन रहे हैं ना, वो क्या कहलाएगी, आपकी फोन इन कहलाएगी, ठीक है। वो हम समाचार पे सुन रहे हैं। उसके बाद में देखिए एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, एंकर विजुअल में क्या होता है कि रिपोर्टर चला गया है और रिपोर्टर ने क्या किया है, अब वहां पे अपना कैमरा सेटअप किया है। कैमरे सेटअप करने के बाद वो अपने को कुछ वीडियो और कुछ फोटोज हमको भेजता है, कुछ विजुअल्स भेजता है, वो किस में आएंगे, एंकर विजुअल में आएंगे। और उसके बाद में है बाइट, बाइट मैंने आपको बता दिया, किसी प्रत्यक्षदर्शी का कथन, वो क्या कहलाएगा, आपका बाइट कहलाएगा। और उसके बाद में है लाइव। अब देखो
यानी इसका लाइव टेलीकास्ट यानी सीधा प्रसारण वहां से किया जाएगा, जिसके अंदर लोग बर्फ के अंदर घूम रहे हैं, कोई मजे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारा क्या होगा लाइव के अंदर ही आएगा। और लास्ट है आपका एंकर पैकेज। जैसे मान लो कि आप फोन रिचार्ज करते हो, उसके अंदर आपको दिखाएगा कि हॉट स्टार भी आएगा, इसके अंदर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, यानी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो पैकेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सारी चीजें इस एंकर पैकेज का ही हिस्सा है। चलिए इतना है काफी। अब हम देखेंगे आपके लिए कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। बस 2 मिनट की क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि उल्टा पिरामिड के ऊपर मैंने एक बड़ी क्लास कर रखी है। आप चाहें तो वहां भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर है, क्लास 12 के नाम से मैंने ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पे 1 या 2 क्लास मैंने आपको करवाई है। चलिए आप उल्टा पिरामिड शैली हमें कर लेते हैं। देखियो साथियों, उल्टा पिरामिड शैली को ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा देखो, ठीक है। इसके 3 पार्ट कर दो बस, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला रखो। अपने इंडिया का सबसे मस्त बैंक कौन सा है, सबसे पुराना बैंक सरकारी बैंक कौन सा है, SBI, सब जानते हैं, तो लिख दो SBI। एस से लिख दो समापन, नीचे से शुरू करना है, ऊपर से शुरू करो तो गड़बड़ हो जाएगी। B से लिख दो बॉडी, और I से लिख दो इंट्रो, ठीक है। इंट्रो कहते हैं मुखड़ा, ठीक है, एक नाम और कहते हैं इसको लीड, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि जो समाचार वगैरह जो होते हैं उसका सबसे समाचार का जो सबसे मेन इंपोर्टेंट जो क्लाइमेक्स होता है, जो मेन इंपोर्टेंट जो वेटेज होता है, वो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होगा, याद रखना क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स कहाँ होता है, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, क्लाइमेक्स टॉप पे होता है। क्लाइमेक्स कहाँ होता है, सबसे शीर्ष पे या सबसे टॉप पे होता है। और कहाँ होगा, इंट्रो में होगा। कहाँ होगा, इंट्रो के अंदर आएगा। तो दोबारा देख लो, नीचे से फॉर्मूला कैसे शुरू करना है, SBI, S से समापन, B से बॉडी, I से इंट्रो मुखड़ा या लीड। क्लाइमेक्स कहाँ होगा, इंट्रो में होगा। वेटेज कहाँ होगा, देखो सबसे ज्यादा वेटेज इसी में है। अगर हम गुलाब जामुन अगर भरने लगे ना इन 3 हिस्सों में, तो यहाँ पे मान के चलिए 5 गुलाब जामुन, यहाँ पे 10 गुलाब जामुन, तो यहाँ पे 20 गुलाब जामुन आएंगे। तो वेटेज कहाँ है, सबसे ऊपर है। तो क्लाइमेक्स कहाँ है, सबसे टॉप में है। और ज्यादा गुलाब जामुन खाएंगे तभी तो ज्यादा मजा आएगा। तो क्लाइमेक्स कहाँ है, सबसे ऊपर, यानी मजा कहाँ है, सबसे ऊपर में है। तो क्लाइमेक्स को और हिंदी में क्या कहेंगे, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी चरम उत्कर्ष। बस इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बात और आपको बताना चाहूंगा कि आपने पढ़े हैं कि 6 ककार है, तो 6 ककार में कौन कौन सी पढ़े हैं, चलिए एक बार सब बोलो, क्या, कौन, कब, कहां, और लास्ट के 2 बच गए, क्यों, कौन सा है, हाँ कैसे, वेरी गुड, आता तो है। अब देखो, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रथम 4 ककार या सूचनात्मक 4 ककार उल्टा पिरामिड शैली में कहां होते हैं। तो याद रखना है कि ये जो 4 ककार होंगे वो कहां होंगे, इंट्रो के अंदर होंगे। बस जब भी समाचार लिखा जाएगा तो इन 4 ककार से इंट्रो शुरू किया जाएगा। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी। और बचे हुए 2 ककार कहां होंगे, बॉडी और कहां होंगे, समापन। बॉडी और समापन दोनों के अंदर यहाँ पे होंगे। जैसे मान लो, अब एग्जांपल हम शुरू करते हैं। क्लाइमेक्स यानी हेडिंग कैसे बनेगी, राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी, तो उसको कैसे करेंगे, क्या हुआ, राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी, उससे मतलब कुछ हुआ होगा, कौन थे या जो भी, 2 आदमी उसके अंदर दब भी गए बर्फ के अंदर। कब, रात की 9 बजे, कल रात की 9 बजे। कहां, राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर। ये चारों बातें कहां आ गई, इंट्रो के अंदर आ गई। कहां आ गई, इंट्रो के अंदर। यानी क्लाइमेक्स भी टॉप पे आ गया। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज का पता चलना कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी थी, राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी, तो वो भी कहां आ गया, टॉप पे आ गया। अब देखो, क्यों और कैसे, जो मैंने एग्जांपल दिया था वो कहां बचेंगे, बॉडी और समापन में आएंगे। कहां आएंगे, बॉडी और समापन के आएंगे। जैसे क्यों गिरी, वो एग्जांपल आपको मैंने बताया कि हिमालय से आने वाली बर्फे थी इसलिए गिरी, ये हुआ। कैसे गिरी, ऊपर से गिरी, व्हाइट कलर की थी, आदमी घूम रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, इसलिए उस बर्फ के अंदर दब गए। तो साथियों, आज की क्लास अपनी इतनी होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, जिसके अंदर कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में करवाएंगे, जिसके बाद में आपके 25 मार्क्स है वो पूरे 100% आपके वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और चैनल अच्छा लगे तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत स्पीड से क्लास कराइए,
क्योंकि टाइम आपके पास कम है और 1.5 महीना बचा है। ठीक है, अगर और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।